अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। मैं हूं जमाल अब्बासी और आज जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है आइडियलिज़म। डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे आइडियलिज़म क्या होता है और अर्ली लिबरलिस्ट को आइडियलिज़म क्यों कहा जाता है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर वन एक इम्पोर्टेंट रीज़न थी आईआर की स्टैब्लिशमेंट के लिए। आईआर को एक सेपरेट डिसिप्लिन वर्ल्ड वॉर वन के बाद माना गया। अब जो वर्ल्ड वॉर वन है ये वो इवेंट है जिसमें मिलियन ऑफ पीपल ने अपनी जान को गवा बैठे, मतलब मिलियन ऑफ पीपल्स जो थे वो मारे गए। इस तरह का जो डिवास्टिंग एक्सपीरियंस था ये दोनों के लिए था, विनर्स के लिए भी था और लूज़र्स के लिए भी था। दोनों ने सफ़र किया था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसमें लूज़र्स के ही लोग मारे गए, नहीं, इसमें विनर्स ने भी उतना ही सफ़र किया था जितना लूज़र ने किया था। अब सारे ये चाहते थे कि इन फ्यूचर ऐसा कोई इवेंट हमें फिर देखने को ना मिले। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने थे। अब वो जो क्वेश्चंस थे वो लिबरल पर्सपेक्टिव से थे, लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से थे। अब वो क्वेश्चन था वाई वार बिगन, मतलब कि जंग होती ही क्यों है, लोग जंग की तरफ जाते ही क्यों हैं, वो डिप्लोमेसी क्यों नहीं करते, वो कॉपरेशन की बात क्यों नहीं करते, वो ट्रेड की बात क्यों नहीं करते। दूसरा था वाई कंट्रीज फाउट विद नो एब्सोलूट गेन, जबकि देखा जाए तो दोनों कंट्रीज को कोई भी एब्सोलूट गेन नहीं होता, दोनों को कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, दोनों को सफ़र करना पड़ता है, फिर भी वो वॉर की तरफ क्यों जाते हैं, वो क्यों आपस में लड़ते हैं। चैम्बरलेन की एक बड़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, वो कहते हैं इन वॉर देयर इज़ नो विनर, मतलब कि किसी को भी ऐसा नहीं है कि जो विनर है उसको प्रॉफिट हो, नहीं, उसने भी उतना ही सफ़र किया होता है। इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए लिबरल फिलोसफर्स की तरफ से दो पॉइंट ऑफ व्यू आए। नंबर वन, एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। उन्होंने कहा कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की वजह से ना वॉर होती है। अभी ये जो आइडियलिज्म का वर्ड है इसकी तरफ ये मैं आपको सारा समझाऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आइडियलिज्म क्या है। तो फर्स्ट रीज़न उन्होंने दिया ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। वर्ल्ड वॉर वन जो हुई थी वो सिर्फ इसी ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की वजह से हुई थी। दूसरा रीज़न जो था वो है अलायंस सिस्टम। वर्ल्ड वॉर वन में अलायंस बन गए थे। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ये था कि ये जो लीडर्स होते हैं ये किसी डेमोक्रेटिक रीजन की तरफ से नहीं आए होते, ये डिक्टोरियल होते हैं, ऑटोक्रेटिक रोल होता है इनका। तो इनकी जो नेचर होती है वो सेल्फिश होती है, इगोइस्टिक होती है। तो ये अपने इंटरेस्ट को गेन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन डू एनी थिंग टू परसू ऑन इंटरेस्ट, इवन दे कैन डू वॉर, मतलब कि वो जंग भी कर सकते हैं क्योंकि वो ऑटोक्रेटिक होते हैं, डिक्टेटर होते हैं। डेमोक्रेसी से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, इनको लोगों की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं होता, कोई पब्लिक प्रेशर नहीं होता, कोई रिस्ट्रेन नहीं होती, जिस वजह से ये वॉर की तरफ जाते हैं। दूसरा रीज़न था अलायंस सिस्टम। देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर वन में एक डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो गया था। डोमिनो इफेक्ट मतलब कि अगर एक स्टेट एक पे अटैक करता था दूसरा उसको प्रोटेक्ट करने आ जाता था। जैसे कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी ने सर्बिया पे अटैक किया, लेकिन सर्बिया का जो अलायंस था वो रशिया के साथ था, तो रशिया सर्बिया को प्रोटेक्ट करने आ गया। फिर जो रशिया है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस आ गए। तो वॉर जो थी सिर्फ सर्बिया और इनके दरमियान में थी, लेकिन ये वॉर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलते फैलते आगे चलेगी। अब अब हमें आंसर्स तो मिल गए कि वॉर क्यों होता है, जैसे मैंने पीछे बताया आपको। अब उनके सॉल्यूशंस दिए गए कि हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं इन फ्यूचर वॉर। उसके लिए लिबरल फिलोसफर्स ने दो पॉइंट ऑफ व्यू दिए। एक, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम को क्रिएट किया जाए, इसको मैं फिर अभी डिस्कस करूँगा। और दूसरा पॉइंट है जो चेंज ऑटोक्रेटिक कंट्रीज इनटू डेमोक्रेटिक स्टेट्स। एक तो उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल सिस्टम क्रिएट कर दिया जाए, इसमें था कि इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाई जाए, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए जैसे आप वर्ल्ड गवर्नमेंट कह लें, कि सारे उसमें अपने डिस्प्यूट को बैठ के रिजोल्व करें, ना कि वो वॉर की तरफ जाएं। अब जो दूसरा पॉइंट था वो था ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक में चेंज करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ऑटोक्रेटिक की वजह से वॉर क्यों होती है। अब
डेमोक्रेटिक में चेंज करने का मकसद ये था कि जो लीडर्स होंगे उनको पब्लिक चूज़ करेगी। जब पब्लिक अपने लीडर को चूज़ करेगी तो उस लीडर के ऊपर पब्लिक की तरफ से प्रेशर होगा और वो वॉर की तरफ नहीं जाएगा, वो डिप्लोमेसी की तरफ जाएगा। वो अपने इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए डिप्लोमेसी करेगा, बैठ के बात करेगा, कोऑपरेट करेगा, ट्रेड की बात करेगा। तो इस वजह से इन दोनों पर्सपेक्टिव के पीछे जो फिलॉसफी थी वो लिबरल की फिलॉसफी थी। अब जो अब जो लिबरलिज्म की जो फिलॉसफी थी, उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है, वो ह्यूमन बीइंग खुद में रैशनल होता है। मतलब कि वो वही काम करता है जिससे उसको फ़ायदा हो। मतलब वो ऐसे काम की तरफ नहीं जाता जहाँ से कॉन्फ्लिक्ट बढ़े या वॉर हो। वो अपना सेंस यूज़ करता है, रीजनिंग करता है। तो वो हमेशा अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कॉपरेशन की बात करेगा, वॉर से अवॉइड करेगा। ये कौन कहता है? लिबरल फिलॉसफी कहती है। अब इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे जो फिलॉसफी थी वो लिबरल थी। अब वो फिलोसफर्स कौन थे? वो फिलोसफर्स थे वुड्रो विल्सन और नॉर्मन एंजल। इन दोनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों आइडियलिज्म और ओल्ड लिबरलिस्ट को आइडियलिज्म कहा जाता है। पहले डिस्कस करते हैं वुड्रो विल्सन। अब जो वुड्रो विल्सन है, ये अमेरिका के 28th प्रेसिडेंट थे, जिनका टाइम पीरियड देखा जाए तो 1913 से 1921 तक था। अब ये प्रेसिडेंसी के टाइम पीरियड से पहले ये पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे, इसलिए इन्होंने 14th पॉइंट ऑफ वुड्रो विल्सन बड़े फेमस हैं, आपने सुने होंगे। इन्होंने वो पॉइंट्स दिए क्योंकि ये एक फिलोसफर थे और वो पॉइंट इन्होंने कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी एड्रेस किया था कांग्रेस की मीटिंग में, जो कि जनवरी 1918 में हुई थी। अब हर वॉर के बाद एक पीस कॉन्फ्रेंस होती है। उस टाइम भी वर्ल्ड वॉर वन के बाद पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। उनके अंदर जो 14th पॉइंट थे, जो विल्सोनियन आइडियाज़ थे, 14th पॉइंट को विल्सोनियन आइडियाज़ भी कहा जाता है, वो प्रॉपर यूज़ हुए थे। और उन पॉइंट्स के अंदर अब जो विल्सोनियन आइडियाज़ थे उनके अंदर दो बातें की गई। एक डेमोक्रेटिक, जो कि मैंने आपको पहले बताई। वुड्रो विल्सन कहते थे कि जो दो डेमोक्रेटिक स्टेट होते हैं वो आपस में कभी भी नहीं लड़ते, वो कभी भी वॉर की तरफ नहीं जाते, वो अपने डिस्प्यूट्स को पीसफुली रिजॉल्व करने की बात करते हैं। और जो दूसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा सेल्फ डिटर्मिनेशन। जो स्टेट किसी की कॉलोनी है तो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाए, उनको राइट्स दिए जाएं कि वो अपनी ओन गवर्नमेंट बना सकें, उनको भी एक स्टेटस दिया जाए। तो उस टाइम ब्रिटेन, फ्रांस, ये एम्पायर्स थे बहुत बड़े बड़े। तो जो इंडिया है वो भी ब्रिटेन की कॉलोनी था, उस टाइम इंडिया होता था जो कॉलोनी था ब्रिटेन की। तो कहा गया, वुड्रो विल्सन ने कहा कि इनको इंडिपेंडेंस दी जाए, इनको आज़ादी दी जाए, ताकि जो ये सेल्फ डिटर्मिनेशन का एक शोर है, इनके अंदर जज्बा है, वो निकले। उससे क्या हो रहा था? लड़ाई हो रही थी। और ये काफ़ी पॉइंट उनका वैलिड भी था। विल्सन हर किसी स्टेट का उनको बता रहे थे कि ये इस कॉलोनी का राइट है, मतलब कि हर कॉलोनी का राइट बता रहे थे। उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी कि वो अपनी गवर्नमेंट खुद से बना सकें। और जो दूसरा पॉइंट था वो था कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाए। पहले तो उन्होंने सॉल्यूशंस बता दिए, लेकिन अब उन सॉल्यूशंस पे वुड्रो विल्सन इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और उसी तरह हुआ कि लीग ऑफ नेशन 1919 वर्ल्ड वॉर वन के एंड होने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी। उसके अंदर कोलैंड ब्रियांट पैक्ट साइन होता है 1928 में, और उसके अंदर डिसाइड किया जाता है कि अब कोई भी डिस्प्यूट जो होगा उसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। अब ये जितने भी सॉल्यूशंस दिए गए, अगर ये सही काम कर रहे थे तो इनके लिए वर्ड जो था वो आइडियलिज्म क्यों यूज़ किया गया? देखा जाए तो जितने भी सॉल्यूशंस जिन पे इम्प्लीमेंट किया 1920 तक ये बिल्कुल ठीक थे। जो 1920 का टाइम पीरियड देखा जाए तो उसमें हम इनको लिबरल ही कह सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक थे। लेकिन फिर भी वर्ड इनके लिए आइडियलिज्म क्यों यूज़ किया गया? आइडियलिज्म कहते हैं कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जिस पर पॉसिबल ना हो।
जो जस्ट एक बात ही हो लेकिन इन प्रैक्टिकल वो एग्जिस्ट ना करती हो। तो ऐसा क्यों कहा? अब वो इसलिए कहा कि 1920 के बाद का जो टाइम पीरियड 30 और 40 में देखा जाए, हर कुछ ऑपोजिट हो रहा था। जो कुछ वुड्रो विल्सन और नॉर्मन एंगल जितने भी और बाकी फिलोसफर्स थे लिबरल, उन्होंने जो कुछ कहा था वो ऑपोजिट हो रहा था। क्यों? अब अगर देखा जाए कैसे ऑपोजिट हो रहा था, तो डेमोक्रेटिक रिजीम तो बन गई, लेकिन फिर भी क्या हुआ, वॉर नहीं रुक रही थी, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे। जैसे कि जर्मनी को देखा जाए तो वो एक्सपेंड कर रहा था, जबकि डेमोक्रेटिक रिजीम थी। हिटलर जो जर्मनी का था वो एक्सपेंड कर रहा था। इटली का मोसलिनी वो वॉर की तरफ जा रहा था, एक्सपेंड कर रहा था। जो फ्रेंच था वो फ्रांस पूरा एक्सपेंड कर रहा था। मतलब कि ये डेमोक्रेटिक लीडर ही थे यहाँ पे, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था। फिर दूसरी बात, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन गई, लेकिन जो कि लीग ऑफ नेशन थी, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजोल्व होते, कोऑपरेशन नहीं हो रही थी। और इसको इसीलिए वीक इंस्टीट्यूशन अभी कहा जाता है कि जो लीग ऑफ नेशन है वो एक वीक इंस्टीट्यूशन था। वो इसलिए कि यूएसए, जो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन यूएसए के थे, पहली बात तो ये कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुद मेंबर ही नहीं बने। दूसरी बात ये कि इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं थी इस ऑर्गेनाइजेशन की। जिसका जब दिल आता था वो इसको ज्वाइन करता था, और जब दिल करता था वो इसको छोड़ देता था। इसी वजह से अब जो कुछ हो रहा था, वुड्रो विल्सन ने जो कुछ कहा था उसके ऑपोजिट हो रहा था वर्ल्ड में। तो जिस वजह से लिबरल थिंकिंग को आइडियलिज्म का नाम दे दिया। पहले ये लिबरल थे, जो बात इन्होंने 1920 तक की वो उस टाइम तक के लिए ठीक थी, लेकिन इन फ्यूचर 1930 1940 में ये बात ठीक नहीं थी। जिस वजह से उन्होंने कहा कि ये आइडियलिज्म है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते। और ये बात कही किसने? क्यों? क्योंकि उसके बाद रियलिस्ट आ गए थे। जब रियलिस्ट आए तो इनकी थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन होने लगी थी। इन्होंने जो आइडियाज़ दिए वो ठीक उस टाइम एग्जिस्ट करने लगे। तो इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था लिबरल के लिए, आइडियलिज्म वर्ड इन्होंने यूज़ किया था लिबरल थिंकिंग के लिए। इस वजह से इस थ्योरी को आइडियलिज्म कहा जाता है। तो इन शॉर्ट हमें इस लेक्चर में ये पता चलता है कि जो अर्ली लिबरल थे उनको आइडियलिज्म कहा जाता है। अर्ली लिबरल का जो आइडिया था वो 1920 तक बिल्कुल ठीक था। उस टाइम अगर देखा जाए तो वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन इन फ्यूचर उनके आइडियाज़ की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते थे। जिस वजह से जब रियलिस्ट आए तो उन्होंने अर्ली लिबरल के जो आइडियाज़ थे उनको आइडियलिज्म कह दिया। Thank you for watching. I really appreciate your time. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.